गास के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। गास का नियम क्या है? गास का नियम है फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कूलाम का नियम है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यही ना है। गास का जो नियम था वो वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए दिया गया था, और वो भी कहाँ? तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम दिया गया था, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दोनों आवेश हैं और ये उनके बीच की क्या है? दूरी R है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में कि इस कूलाम गॉस के नियम की सहायता से, एक तरह से कहिए तो हम कूलाम का नियम का सत्यापन करेंगे। मतलब कि गॉस के नियम से हम कौन सा सूत्र प्राप्त करेंगे? कूलाम का नियम। तो इसके लिए एक चित्र बना रहे हैं, चित्र को आप ध्यान से समझिएगा, और इसमें नया चीज कुछ भी नहीं होने वाला है, बस यही है कि जो पुराने फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, उसी का उपयोग किया जाएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, इसको हम दे देते हैं Q। एक बिंदु आवेश क्या है? Q। और इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं, और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक Q आवेश है, ये प्लस आवेश मान लीजिए कि प्लस Q आवेश है, और इस आवेश के कारण हमको स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दूरी कितना है? r है। तो अब हम लोग पिछले कई हेडिंग में यही पढ़े हैं कि जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहाँ से गासियन पृष्ठ खींचते हैं ना। तो एक गासियन पृष्ठ ऐसा होगा जो बिंदु P को टच करते हुए जाएगा। तो हम यहाँ पर एक गासियन पृष्ठ ले लिए, समझे? एक हम गोलीय क्या ले लिए? गासियन पृष्ठ ले लिए। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अब क्या किया जाएगा बताइए तो? और कुछ लिया जाएगा यहाँ पर? एक छोटा सा क्या है? कह रहा है कि हम वही पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्या लेंगे? छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेंगे। उसको कहो कि वो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। हम समझ रहे थे, उसकी भावनाओं को समझ रहे थे, बस हम बोलवाना चाहते थे कि ये है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेंगे? DA ले लेंगे। और जैसा कि जानते हैं जब DA क्षेत्रफल लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो बाहर की तरफ ना होगा, वेक्टर DA। चूंकि ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ ही होगा। माने वेक्टर E भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ ही होगा। इनके बीच का कोण कितना होगा? थीटा हो गया 0। लगभग ये काम हम लोग सभी हेडिंग में किए हैं जहाँ से गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं वहाँ से। तो अब यहाँ से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको पहले वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा कि छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स यहाँ से पास कर रहा है। तो छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी तो छोटा ही पार करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिभाषा से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मान लीजिए? D फाई E सूक्ष्म है ना, D फाई E हो तो D फाई इक्वल टू वेक्टर E DA, नहीं अभी नहीं, जब वेक्टर हटेगा तब ना cos थीटा लगेगा। अच्छा ई समझ रहे ना वैद्युत क्षेत्र है,
जब यहाँ पर आवेश है तो चारों ओर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, वही वैद्युत क्षेत्र क्या माने हैं E, और उसी को हमको ज्ञात करना है। तो d फाई E बताइए क्या हो जाएगा, E dA, ये सूत्र 11 में पढ़े हैं ना, डॉट गुणन वाला फार्मूला है। तो E dA cos थीटा, और थीटा क्या है, चूंकि थीटा 0 है इसलिए cos 0 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। तो d फाई E इक्वल टू केवल क्या बचेगा, E dA। तो ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से न गुजरने वाला फ्लक्स है। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना चाहें तो लिख लेंगे इस प्रकार संपूर्ण गासियन पृष्ठ है जी, संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, नहीं डी फाई ई, उसी के बदले में ना ई डी ए होगा। छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से फ्लक्स का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे तो पूरे पृष्ठ को कवर करेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, अब लिखिए डी फाई ई के बदले में क्या हो जाएगा, ई डी ए, और आप जानते हैं कि ई कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, फाई इक्वल टू ई हो जाएगा। और डी ए का समाकलन करेंगे तो ये गोला न है, तो गोला मैक्सिमम कितना पृष्ठ कवर कर सकता है, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो पूरा गोलीय पृष्ठ को कवर कर लेगा, और गोलीय पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर, माने डी ए बढ़ाते बढ़ाते कितना हो सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर, चूंकि ये बंद पृष्ठ है, क्या हो गया, नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ये नीचे तो खास नहीं है कुछ। अच्छा चलो अगला लाइन ऊपर लिखेंगे। तो फाई ई इक्वल टू, अरे बात नहीं करो, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये कहाँ से बढ़ते बढ़ते गया है, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल और डी ए है यही बढ़ते बढ़ते पूरे गोले के आपका जो वक्र पृष्ठ है इसको कवर कर लेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण बना लेते हैं 2। तो ये फ्लक्स निकल गया। अब ये बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ से कुल कितना आवेश घिरा हुआ है, केवल Q। तो यही फ्लक्स अगर हम गॉस के प्रमेय से निकालें, पुनः गॉस के प्रमेय से, ये देखिए सब पहले जैसा ही अभी चल रहा है, अभी में कुछ भी नया नहीं है। पुनः गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू कितना हो सकता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 3 बना देते हैं, और समीकरण 2 और 3 जानते हैं ना कि बराबर होता है। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर है, फाई के बराबर है। तो E देखिए क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन। यहाँ से E निकाल दीजिए, ये चल जाएगा नीचे, तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके अगर लिखें तो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना जी, Q बाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ये फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्या, एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र पहले से निकाला जा चुका है, लेकिन वहां पर गॉस के नियम का उपयोग नहीं किया गया था, और ये गॉस के नियम के उपयोग से निकाला गया है। तो देखिए यहाँ से एक तरह से जो फार्मूला वहां मिला था वही फार्मूला यहाँ मिला है, बस निकालने का तरीका क्या है, अलग है। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र को तो निकाल दिए, अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पर वैद्युत बल कब लगेगा, एक आवेश यहाँ पर है, इस आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है ना, तो वैद्युत बल यहाँ पर कब लगेगा, जब कोई दूसरा आवेश यहाँ पर आएगा
तो हम एक दूसरा आवेश यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले आया गया है, Q0। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, Q0 आवेश आ गया। तो Q0 आवेश आएगा तो अब तो यह बल लगाएगा, और Q0 आवेश आपका वैद्युत क्षेत्र किस में आया है, E में आ गया है। Q0 जो आवेश है कहाँ पर आया है, वैद्युत क्षेत्र E में। तो जब वैद्युत क्षेत्र E में आया है तो ये अनंत से ना आया है, अरे बाहर से ना लेके आए हैं। तो इस बिंदु P पर लेकर रख दिए उसको, तो यह उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कोई लगाएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो बल कितना है, F है। मान लेते हैं बल कितना है, कितने वैद्युत क्षेत्र में आकर रखा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र का एक परिभाषा पढ़े थे, E इक्वल टू, याद है, E इक्वल टू F बाई Q0 पढ़े थे। तो Q0 को ही तो लेके आए हैं, E वैद्युत क्षेत्र है, F वहां पर लगने वाला क्या है। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो Q0 आके E में गुणा हो जाएगा। तो हम F इक्वल टू E इंटू क्या कर सकते हैं, Q0, और E का मान है जो निकाले हैं इसको ले आकर रख देंगे तो F का मान निकल जाएगा, और F का मान वही निकलेगा जो हम लोग कूलाम के नियम से निकालते थे। तो इतना भी आप लोग लिख लीजिए, फिर उसको अब देखिए कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिया गया है, E जो निकला है ना, ये संपूर्ण पृष्ठ पर निकाल दिया गया। तो संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई। अब एक अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को हम कहाँ पर ले आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि एक परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ पर ले आया जाता है, बिंदु P पर। Q0 को बिंदु P पर लाया जाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र E में, मान लीजिए कि परीक्षण आवेश Q0 को तो ले आ दिए वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है, इसी के कारण है। इसको नजदीक ले आएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, किसी न किसी बल का अनुभव करेगा। तो यदि वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाला बल F हो, तो आप फार्मूला पढ़े हैं E इक्वल टू F बाई Q0 पढ़े हैं। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0, E इंटू। अब एक तरह से हम कहें ना कि यहाँ पर जो बल लग रहा है इस आवेश के कारण, और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है इन दोनों के कारण ही तो बल लग रहा है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो यही ना उत्पन्न करके रखा है, तो बल भी इसी के कारण लग रहा है। तो F इक्वल टू निकल गया E इंटू Q0। अब समीकरण 4 से हम क्या कर दे रहे हैं कि जो E का मान निकाले हैं उसको ले आकर रख दे रहा है। तो समीकरण 4 से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इंटू Q0 इंटू। तो अब ये हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 या Q0 बाई R स्क्वायर। देखिएगा उसी के जैसा है कि नहीं है, बस अंतर क्या था कि वहां पर ये Q1 Q2 था और यहाँ पर क्या है Q और Q0। तो यदि हम इसको Q1 मान लें और इसको क्या मान लें Q2, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा इनके बीच की दूरी R स्क्वायर हो जा रहा है ना। अब हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का। तो हम शुरू किए थे किसके नियम से, गॉस के नियम से, और आ कहाँ गए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम पर। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कीजिए, तो यही वाला लगेगा। जब भी पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, यह गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति लिखिए।